Hello students, welcome again. This is class number 3 of ratio analysis and we are now starting the questions of day 2 which is in continuation of the activity ratios. तो बच्चों आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इसके रिगार्डिंग जो थ्योरी थी वो हमने पहले से नोट डाउन कर ली थी। एक बार आप कॉपी निकाल कर चेक कर सकते हैं। We had noted down the stock velocity ratio as well as trade receivables turnover ratio, average collection period, trade payables turnover ratio and the average payment period। ठीक है, तो बच्चों इन सभी रेशियोज के ऊपर आज अपने को प्रैक्टिस करना है और आपको मैंने एज अ होमवर्क कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, प्लस आपको मैंने ये भी कहा था कि जो हमारे ये स्टार्टिंग के 6 फॉर्मूलेज हैं आपको लर्न करके आने। आई होप सो दैट यू हैव डन दिस टास्क व्हिच वाज गिवन इन द होमवर्क। So let us now begin with the questions of day 2 and we are starting with question number 26. So it is written that compute trade receivables turnover ratio from the following information। क्या निकालना है बच्चों? Trade receivables turnover ratio। टोटल सेल्स गिवन है बच्चों, टोटल सेल्स हैं, कैश सेल्स हैं 60% ऑफ द क्रेडिट सेल्स, क्लोजिंग डेटर्स गिवन है, ओपनिंग डेटर्स आर 3/4 ऑफ द क्लोजिंग डेटर्स। बच्चों मुझे तो एक बात मालूम है कि जब भी किसी रेशो को निकालने को कहा जाए तो सबसे पहला काम क्या है, उसका फॉर्मूला मेंशन कर देना। फॉर्मूला मेंशन करने से क्या होता है कि आपको चीजें आसानी से क्लिक होती हैं कि मुझे क्या निकालना है अगले स्टेप में। तो देखिए शुरू कर रहे हैं बच्चों डे 2 का टास्क, डे 2 and question number 26. So I am mentioning trade receivables turnover ratio। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में मेंशन कर दिया टी आर इज इक्वल टू। बच्चों फॉर्मूला वैसे आपको इतना लर्न करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि अगर आप बाय इसको लॉजिक समझेंगे तो बेटर रहेगा। The trade receivables, which is a combination of bills receivable and debtors, are based on what? They are based on the credit sales। और यहाँ पे सेल्स को अपन क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या लिखा? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये मेरा न्यूमरेटर है इस फॉर्मूले का, जिसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है एनसीआर, बिकॉज क्वेश्चन में एक गिवन नहीं है, मुझे निकालना होगा। और इस एनसीआर को हम डिवाइड किससे करते हैं? याद करिए, हम डिवाइड करते हैं इसको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स से, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, एंड दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन में डेटर्स और बीआर दोनों गिवन हो सकता है कुछ में केवल डेटर्स गिवन हो, कुछ के अंदर दोनों चीजें गिवन हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर ना तो आपको एनसीआर दे रखा है ना आपको एटीआर दे रखा है, दोनों ही आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले एनसीआर निकाल लेते हैं, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एनसीआर निकालना है। तो बच्चों एक सिंपल सा फंडा ये है कि अगर मैं टोटल रेवेन्यू में से, या आप ऐसा कह लें कि अगर मैं ग्रॉस रेवेन्यू में से कैश रेवेन्यू को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में क्या निकल कर आएगा? क्रेडिट रेवेन्यू। अगर मैं उसमें से रिटर्न्स भी माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा? नेट क्रेडिट रेवेन्यू। नाउ यू कैन ऑब्जर्व इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि यहाँ पे रेवेन्यू के रिटर्न्स गिवन नहीं है। ठीक है, रिटर्न्स गिवन नहीं है, तो अगर रिटर्न्स गिवन नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि मुझे सिंपली ग्रॉस रेवेन्यू में से, या जिसको हम कहते हैं टोटल रेवेन्यू में से, एंड यहाँ पे रेवेन्यू का मतलब क्या है? सेल्स है। तो मुझे ग्रॉस रेवेन्यू में से केवल क्या माइनस करना है बच्चों? कैश रेवेन्यू माइनस कर देना है। तो मेरे पास में क्या निकल कर आएगा? नेट क्रेडिट रेवेन्यू। लेट अस सी क्या लिखा है यहाँ पे। द ग्रॉस रेवेन्यू इज 5,20,000। बच्चों गौर करिएगा, ग्रॉस रेवेन्यू है 5,20,000, उसमें जो कैश रेवेन्यू है इट इज 60% ऑफ क्रेडिट सेल्स, यानी क्रेडिट रेवेन्यू का 60% क्या है? कैश में सेल्स है। पर एनसीआर आ गया, ग्रॉस रेवेन्यू की जगह पर क्या आएगा? देखो, ग्रॉस रेवेन्यू की जगह पर आएगा 5,20,000। अच्छा, आप चाहें तो ग्रॉस रेवेन्यू की जगह पर टोटल रेवेन्यू भी लिख सकते हैं। ये तो मैंने यहाँ पे ग्रॉस रेवेन्यू लिखा है, यू कैन ऑल्सो राइट टोटल रेवेन्यू, एंड रेवेन्यू ओवर हियर मींस व्हाट? सेल्स। और मैंने यहाँ पे कैश रेवेन्यू की जगह पर लिख दिया
60% ऑफ नेट क्रेडिट रेवेन्यू, बिकॉज क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, कैश रेवेन्यू इज 60% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू, ठीक है ना। तो मैंने कैश रेवेन्यू की जगह पर लिख दिया 60% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एनसीआर प्लस ये जो मैंने 60/100 एनसीआर लिखा है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाऊंगा, तो 60/100 एनसीआर इज इक्वल टू 5,20,000। ठीक है जी, आगे देखें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 एनसीआर प्लस 60 एनसीआर विल बिकम 160 एनसीआर, सो 160 अपॉन 100 एनसीआर is equal to 5,20,000. So in this way, you will be able to find out the value of NCR, which will be 5,20,000 into 100 divided by 160. ठीक है ना, 5,20,000 upon 160 multiply by 100. We will get the value of net credit revenue as rupees 3,25,000. ठीक है, 3,25,000 is the net credit revenue from operations. बोलो समझ में आया सभी को? चलिए अब निकाल लेते हैं ATR, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, इट इज ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। बच्चों फॉर्मूला है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स, इसको मैंने यहां पे शॉर्ट में लिख दिया OTR प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा है CTR डिवाइडेड बाय 2। और ऐसा अपन शॉर्ट फॉर्म क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। अब देखिए क्या लिखा है, क्लोजिंग डेटर्स आर 80,000। बच्चों क्लोजिंग डेटर्स है 80,000 एंड ओपनिंग डेटर्स आर 3/4 ऑफ द क्लोजिंग डेटर्स। तो क्लोजिंग डेटर्स की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी, तो क्लोजिंग डेटर्स अगर गिवन है विच इज हाउ मच, देखिए क्लोजिंग डेटर्स हैं 80,000, 80,000, और जो ओपनिंग डेटर्स हैं वो क्लोजिंग डेटर्स के 3/4 हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा, सॉल्व कर लेंगे इसको। 80,000 का 3/4 सॉल्व करके निकालें कितना आएगा, 60,000। 60,000 प्लस 80,000 इज 1,40,000। 1,40,000 अपॉन 2 इज हाउ मच, 70,000 रुपीज। ये हमारे पास वैल्यू आ गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का, वैल्यू इज 70,000। तो एनसीआर आ चुका और एटीआर भी आ चुका, तो क्यों ना फटाफट से आंसर निकाला जाए। पुटिंग द वैल्यूज वी गेट, हमें निकालना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो विच इज इक्वल टू एनसीआर, दैट इज 3,25,000। मैंने वैल्यूज को पुट कर दिया अपॉन 70,000। ठीक है बच्चों, 3,25,000 अपॉन 70,000, और आपको मालूम है कि जो हमारा आंसर है दैट कम्स इन टाइम्स, सो इट इज 4.64। ठीक है, राउंड ऑफ करने के बाद मेरा आंसर आ रहा है 4.64। अब ये 4.64 क्या है, 4.64 टाइम्स है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया फाइनली ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, एंड यू हैव टू डू इट फॉर ईच एंड एवरी आंसर। जब भी आप आंसर निकालें तो लास्ट में इस तरह से मेंशन करना ना भूलें, इट इज 4.64 टाइम्स। इसका एक सिंपल सा पर्पस ये होता है बच्चों कि चेकिंग करना टीचर के लिए आसान हो जाता है। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज 4.64 टाइम्स। आई होप यू ऑल आर गेटिंग द सॉल्यूशन। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? देखो बड़ा सिंपल सा था। सबसे पहले क्रेडिट रेवेन्यू निकाला गया,
फिर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाला गया और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आंसर निकाल लिया। इजी वन। आप कोशिश ये करें कि मेरे साथ साथ में सॉल्यूशन करते जाएं, जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और हम चीज़ों को फटाफट से कवर अप कर लें। तो देख लिया सबने, आगे बढ़ें विद द न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। Total revenue from operations for the year is rupees 8,40,000. You are given with the total revenue, यानी कि total revenue में cash revenue भी include हो चुका है और credit revenue भी include हो चुका है। Cash revenue from operations is equal to 40% of credit revenue from operations. ये बात भी ठीक है। आगे लिखा है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज रुपीज 2 लाख, क्लोजिंग टीआर 2 लाख है। और आगे लिखा है एक्सेस ऑफ, ध्यान दीजिए, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स इज 80,000। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लास्ट पॉइंट ओनली? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज रुपीज 80,000। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल के कंपैरिजन में 80,000 ज्यादा है। राइट? फिर सुनिए मेरी बात, क्या है उसका मतलब? कि जो क्लोजिंग टीआर है उसकी वैल्यू ओपनिंग टीआर के कंपैरिजन में 80,000 रुपीज ज्यादा है। तो अगर क्लोजिंग टीआर का वैल्यू 2 लाख है, अगर क्लोजिंग टीआर का वैल्यू 2 लाख है और क्लोजिंग टीआर ओपनिंग टीआर से 80,000 ज्यादा है, तो इसका मतलब ओपनिंग टीआर का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए? ओपनिंग टीआर का वैल्यू हो जाएगा 1,20,000। ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27, इट इज वेरी मच सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है ना, बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है। आप देखिए, वही आपको टोटल रेवेन्यू गिवन है, साथ में कैश रेवेन्यू भी गिवन है, क्लोजिंग टीआर भी गिवन है। बस जो डिफरेंस है वो लास्ट वाले पॉइंट में। पिछले वाले क्वेश्चन में ये लिखा था कि जो ओपनिंग डेटर्स हैं वो क्लोजिंग डेटर्स के 3/4 हैं, तो यहाँ पे केवल ये लिखा है कि जो क्लोजिंग डेटर्स हैं वो ओपनिंग डेटर से 80,000 रुपीज एक्स्ट्रा है या एक्सेस में है। तो अगर क्लोजिंग डेटर्स की वैल्यू 2 लाख है तो ओपनिंग डेटर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,20,000। फाइन। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई वुड से कि आप इसको अपना आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करिए। मैं आपको आंसर बता दूंगा किस तरह से निकालना है, मतलब फाइनल आंसर क्या है हम डिस्कस कर लेंगे, बट आई वुड से कि ये वाला क्वेश्चन आपको अपना आप से ट्राई करना चाहिए। ठीक है, जल्दी से और बिल्कुल तरीके से करेंगे जैसे हमने यहाँ प्रेजेंटेशन कराए। इन द सेम मैनर यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर। प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी बेकार नहीं होना चाहिए। जैसे हमने अभी सीखा है क्वेश्चन नंबर 26 में, इन द सेम मैनरिज्म आपको प्रेजेंट करना है। सबसे पहला फॉर्मूला लिखेंगे, जो वैल्यूज नहीं है उसको निकालेंगे।
तो बच्चों चेक करा दिया जाए, अब ध्यान दीजिए। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको गिवन है 8,40,000 एंड कैश रेवेन्यू इज 40% ऑफ द क्रेडिट रेवेन्यू। सबसे पहले हम स्टेट करेंगे फॉर्मूला, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो एनसीआर एंड एटीआर मेंशन कर देंगे, उसको टीआर मेंशन कर देंगे। देखिए इस तरह से, फिर एनसीआर का मतलब है ग्रॉस रेवेन्यू माइनस कैश रेवेन्यू। ग्रॉस रेवेन्यू की वैल्यू गिवन है आपको 8,40,000, ठीक है। और कैश रेवेन्यू का पोर्शन कितना है, इट इज 40% ऑफ द क्रेडिट रेवेन्यू। तो 40% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू। फर्दर सॉल्व करने पर ये हो जाएगा एनसीआर प्लस 40/100 एनसीआर इज इक्वल टू 8,40,000। आगे जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 140/100 एनसीआर इज इक्वल टू 8,40,000 एंड एनसीआर का फाइनली वैल्यू आएगा 8,40,000 इंटू 100 अपॉन 140। 8,40,000 इंटू 100 अपॉन 140। तो एनसीआर का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 6 लाख रुपीज, ठीक है ना। एनसीआर का वैल्यू आएगा 6 लाख रुपीज। उसके बाद हमें निकालना है एटीआर, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। इट इज ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। क्लोजिंग की वैल्यू है 2 लाख, तो क्लोजिंग की जगह पर मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है बच्चों 2 लाख। और जो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स हैं दे आर 80,000 लेस देन रुपीज 2 लाख, विच मीन्स 1,20,000। So 1,20,000 and 2 lakh is 3,20,000. 3,20,000 upon 2 will be rupees 1,60,000. तो टीआर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 लाख इज द नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इट इज डिवाइडेड बाय एटीआर, दैट इज 1,60,000. So 6 lakh upon 1,60,000. TR is 3.75. Trade receivable turnover ratio is 3.75 times. Done. So it was exactly the same as question number 26. Just the values were differing. Moving on to next question. Question number 28. आइए बच्चों, calculate the amount of opening trade receivables and closing trade receivables from the following figures. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स पहले से गिवन है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, बच्चों ध्यान दीजिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू गिवन है, रेवेन्यू गिवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 27 में रेवेन्यू गिवन था, यहां पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू गिवन है, तो आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू से क्या निकालना पड़ेगा, रेवेन्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 20%। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स वर ₹20,000 मोर देन इन द बिगिनिंग। बोल रहे हैं क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं वो बिगिनिंग वाले से 20,000 ज्यादा है। तो अगर बिगिनिंग वाले की वैल्यू फॉर एग्जांपल 10,000 है तो क्लोजिंग की वैल्यू कितनी आएगी, 30,000। कैश सेल्स आर 33 1/3% ऑफ क्रेडिट सेल्स, ठीक है ना। 33 1/3% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर योर कैश सेल्स। अच्छा 33 1/3% का मतलब क्या होता है, देखो ऐसे तो बहुत सिंपल चीज है। 33 1/3%, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 100/3%। अच्छा परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 100, सो इट विल बी 100/300। और इसका फाइनली मतलब क्या हो जाएगा, 1/3। तो जहां पे भी 33 1/3% लिखा है तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या मानना है, इट इज 1/3, ठीक है। 33 1/3% इज 1/3, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। अल्टीमेटली हमें अप्लाई तो क्या करना है यहाँ पे, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। अच्छा इस बार मैं इसको ना टीआर नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे पहले से ही इसकी वैल्यू गिवन है। सो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट रेवेन्यू
फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको हमने मेंशन कर दिया NCR डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए TR पहले से कितना गिवन है, 4 टाइम्स, तो मैंने TR की जगह पर 4 लिख दिया, इसकी जगह पर NCR आ गया और इसकी जगह पर ATR आ गया। तो टारगेट मेरा क्या है कि मुझे NCR का वैल्यू फाइंड आउट करना है और मुझे ATR का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए, NCR का वैल्यू निकालने के लिए क्या करा जाएगा, NCR इज अगेन इक्वल टू योर टोटल रेवेन्यू या फिर ग्रॉस रेवेन्यू भी कह सकते हैं। टोटल रेवेन्यू और ग्रॉस रेवेन्यू माइनस कैश रेवेन्यू, साथ में हमें रिटर्न्स को ही माइनस करना पड़ेगा, बट यहाँ पे रिटर्न्स अवेलेबल है नहीं, तो जहाँ पे रिटर्न्स अवेलेबल ना हो आप क्वेश्चन को ये मान सकते हैं कि जो टोटल रेवेन्यू है वही आपका नेट रेवेन्यू भी है, और ये बात अपन ने डिस्कस करी थी पहले भी। बट बच्चों यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्या है कि हमें टोटल रेवेन्यू भी गिवन नहीं है, जो हमें गिवन है वो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आप समझ पा रहे हैं, हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है। सो इफ यू रिमेंबर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए दो अलग अलग फॉर्मूले थे, याद आ रहा है कुछ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए दो अलग अलग फॉर्मूले थे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला था नेट रेवेन्यू माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और एक था हमारा लॉन्ग फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि मुझे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है परसेंटेज के फॉर्म में, देखिए मुझे ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है परसेंटेज के फॉर्म में और मुझे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी गिवन है, तो मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, फॉर्मूला फर्स्ट। तो फॉर्मूला फर्स्ट क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, this is equal to what, it is equal to your net revenue. You can also call net revenue as total revenue over here because returns नहीं है, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला अपन ने पहले से पढ़ा हुआ है, राइट। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की जगह पर लिख सकते हैं 6,40,000 इज इक्वल टू नेट रेवेन्यू। नेट रेवेन्यू गिवन नहीं है, ठीक है ना, नेट रेवेन्यू हमें गिवन नहीं है। यहाँ पे नेट रेवेन्यू का मतलब क्या है, टोटल रेवेन्यू। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि रिटर्न्स नहीं है, इसलिए जो नेट रेवेन्यू है वही आपका टोटल रेवेन्यू है। तो नेट रेवेन्यू को मैंने NR मेंशन कर दिया। ग्रॉस प्रॉफिट, इफ यू रिमेंबर, हमने पढ़ा था कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट आपको परसेंटेज के फॉर्म में गिवन हो और परसेंटेज का बेसिस गिवन ना हो, तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या अज्यूम करना पड़ता है कि जो परसेंटेज है वो किसका है, रेवेन्यू का है। तो यहाँ पे जीपी रेशो 20% है, तो 20% किस चीज का है, ये 20% रेवेन्यू का है, यानी कि सेल्स का है। तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पर आ गया 20/100 इंटू नेट रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू का 20% है, राइट। सॉल्व करें इसको, 6,40,000 इज इक्वल टू NR। 20/100 का मीनिंग क्या होता है, 1/5, तो ये हो जाएगा 1/5 NR, ठीक है। सॉल्व करें अब इसको, सॉल्व करने पर आएगा 5 NR माइनस 1 NR इज 4/5 NR। सो 6,40,000 is equal to 4/5 NR. So NR will be equal to 6,40,000 into 5/4. 6,40,000 into 5/4, 8 lakh rupees. ठीक है, so 8 lakh rupees is your net revenue
और यहाँ पे नेट रेवेन्यू को अपन टोटल रेवेन्यू भी कह सकते हैं, बिकॉज रिटर्न्स गिवन नहीं है। मैं बार बार एक ही बात रिपीट करे जा रहा हूँ कि यहाँ पे नेट रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू के बराबर है। ठीक है, तो आइए एनसीआर निकाल लेते हैं। सो एनसीआर, नेट क्रेडिट रेवेन्यू इज इक्वल टू 8 लाख माइनस कैश रेवेन्यू के बारे में क्या लिखा है बच्चों, देखो कैश रेवेन्यू के बारे में क्या लिखा है, कैश रेवेन्यू इज 33 1/3% ऑफ द क्रेडिट रेवेन्यू। जो कैश सेल्स हैं वो क्रेडिट सेल्स की 33 1/3% है, विच मीन्स व्हाट 1/3। 33 1/3% का मतलब क्या है 1/3। तो मैंने कैश रेवेन्यू की जगह पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पे कैश रेवेन्यू की जगह पर लिख दिया 1/3 नेट क्रेडिट रेवेन्यू। ठीक है, मैंने कैश रेवेन्यू की जगह पर लिखा है 1/3 नेट क्रेडिट रेवेन्यू। वाई इज इट सो, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि जो हमारा कैश रेवेन्यू है वो क्रेडिट रेवेन्यू का 1/3 है। सॉल्व करें इसको, एनसीआर प्लस 1/3 एनसीआर इज इक्वल टू 8 लाख। इसका सॉल्यूशन काफी लेंदी हो गया हमारे लिए। तो बच्चों एनसीआर आ गया 8 लाख इंटू 3/4, इट इज इक्वल टू रुपीज 6 लाख। नेट क्रेडिट रेवेन्यू इज रुपीज 6 लाख। आगे देखें, एटीआर निकालना है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। इसके बारे में क्या लिखा है, देखिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, it is given that the closing trade receivables were 20,000 more than in the beginning। जो beginning में trade receivable हैं उससे closing trade receivable 20,000 रुपीज ज्यादा हैं। चलिए, तो अब अगर अपन यहाँ पे बात करें, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आर इक्वल टू व्हाट, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दैट इज OTR plus closing trade receivables that is CTR whole divided by 2। ये बच्चों आपका ATR का फॉर्मूला हो गया। सो हियर ATR इज इक्वल टू, तो बच्चों मैंने यहां पे OTR की जगह पर तो लिख दिया OTR, और मैंने CTR की जगह पर लिख दिया OTR प्लस 20,000। और आप समझ सकते हैं मैंने ऐसा क्यों करा होगा, क्योंकि लिखा है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आर 20,000 मोर देन इन द बिगनिंग। ठीक है, चलिए अब हम क्या करें, वैल्यूज को पुट कर दें। पुटिंग द वैल्यूज वी गेट, तो हमारा ओरिजिनल जो इक्वेशन था वो था 4 इज इक्वल टू एनसीआर अपॉन एटीआर। 4 इज इक्वल टू एनसीआर की जगह पर वैल्यू आ जाएगा 6 लाख, और बच्चों एटीआर की जगह पर क्या आ जाएगा, एटीआर के जगह पर आ जाएगा 2OTR। ये 2OTR कैसा आया, OTR प्लस 20,000, तो 2OTR प्लस 20,000 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2OTR प्लस 20,000 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 लाख। एक बात ध्यान रखना, ये OTR को जीरो मत समझ लेना, कहीं ऐसा हो जाए आप 2OTR को 20TR पढ़ लें, सब गड़बड़ हो जाएगा आंसर के अंदर। ठीक है, चलिए
तो बच्चों क्या होगा यहाँ पे, आप देखिए आप 2 OTR प्लस 20,000 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो मैं 2 एंड 4 को कट कर सकता हूँ, 2 2 ज़ा 4। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 4 OTR प्लस 40,000 इज इक्वल टू 6 लाख। 4 OTR प्लस 40,000 इज इक्वल टू 6 लाख। मैंने इक्वेशन को सॉल्व करा, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे 2/2 ये 4 हो गया। अच्छा एक बात आप ध्यान रखिए कि आप अकाउंटेंसी में इस तरह से कट करके शो नहीं कर सकते, कभी भी गलती मत करना, 2 2 ज़ा 4 ये गलत हो जाएगा, ये अलाउड नहीं है। आपको बिना कटिंग के सॉल्यूशन करना है। आप रफ में कहीं पे सॉल्व करें और डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिखें, ये कट करना यहाँ पॉसिबल नहीं है कि 2 से 4 कट करा 2 लिख दिया, गड़बड़ हो जाएगा। इसको ऐसा माना जाता है कि आपने गलत सॉल्व करा। ये मैथमेटिक्स में अलाउड है, मैथमेटिक्स के पेपर में ऐसा करना अलाउड होता है, अकाउंटेंसी के पेपर में ये सब करना अलाउड नहीं है। आप वर्किंग्स मेन शीट पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली वैल्यूज पुट इन करनी होती हैं। सो 4 OTR is equal to 6 lakh minus 40, it will be 5 lakh 60,000। तो मेरे पास OTR का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 5 lakh 60,000 divided by 4, that is rupees 1 lakh 40,000। 5 lakh 60,000 upon 4, that is 1 lakh 40,000। ठीक है बच्चों, ये आपका OTR का वैल्यू है। तो अगर ये OTR का वैल्यू है तो CTR का वैल्यू कितना हो जाएगा? CTR के बारे में लिखा था, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स वर 20,000 मोर देन इन द बिगिनिंग, तो 20,000 रुपीज ऐड कर देंगे। सो CTR विल बी 1,40,000 प्लस 20,000, दैट इज रुपीज 1,60,000। तो हमारे दोनों रिक्वायर्ड आंसर्स जो हैं वो आ चुके हैं। फाइनली हम यहाँ पे आंसर लिख डालेंगे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स दैट इज योर OTR, it is equal to rupees 1,40,000 and closing trade receivables that is your CTR, it is equal to rupees 1,60,000। ठीक है ना? Opening trade receivables are 1,40,000 and closing trade receivables are 1,60,000। Is it done? Any doubt? Moving further, question number 29. From the following, calculate trade receivables turnover ratio। बच्चों trade receivable turnover ratio निकालना है। Cost of revenue from operations given है। Again आपको cost of goods sold given है जिसका वैल्यू है रुपीज 3 लाख। ओपनिंग डेटर्स हैं 50,000। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट फिर से आपको जीपी गिवन है, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है बच्चों 25% का। क्लोजिंग डेटर्स है 1 लाख के एंड कैश सेल्स आर 20% ऑफ टोटल सेल्स। तो ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे है जैसा हमने पहले भी किया था। जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करा है वो भी बिल्कुल इसी नेचर का था, ठीक है। जो हमने 28 सॉल्व करा है वो भी कहीं ना कहीं इसी नेचर का क्वेश्चन था। बस ये है कि 28 में आपको OTR एंड CTR निकालना था, 29 में OTR CTR ऑलरेडी गिवन है। चलिए सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 29। फाइंड आउट करना है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो पहले मेंशन करेंगे फॉर्मूला, ट्रेड receivables turnover ratio, which is your TRTR. This is equal to net credit revenue from operations यानी कि NCR upon average
trade receivables, that is ATR. ठीक है, चलिए सबसे पहले एनसीआर निकाला जाए, नेट क्रेडिट रेवेन्यू। कैसे निकालेंगे? टोटल रेवेन्यू में से कैश रेवेन्यू माइनस कर देंगे, और वैसे तो आपको रिटर्न्स भी माइनस करना चाहिए, बट अगेन यहाँ पे रिटर्न्स गिवन नहीं है, तो सिंपली आपको टोटल रेवेन्यू में से कैश रेवेन्यू माइनस करना है। बट अगेन यहाँ पे आपको टोटल रेवेन्यू भी अवेलेबल नहीं है, एंड टोटल रेवेन्यू को नेट रेवेन्यू भी कहा जा सकता है। तो मेरे पास अगला इक्वेशन है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू योर नेट रेवेन्यू। नेट रेवेन्यू को यहाँ पे टोटल रेवेन्यू भी कह सकते हैं, because in the lack of returns your total revenue is exactly equal to the net revenue. Net revenue minus gross profit. और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो परसेंटेज में गिवन है, एंड वो परसेंटेज कॉस्ट के ऊपर बेस्ड है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की जगह पर आप रिप्लेस कर सकते हैं ₹3,00,000। नेट रेवेन्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो वो गिवन नहीं है। माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, तो 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। कॉस्ट मुझे ऑलरेडी गिवन था 3,00,000। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ा जाए। 3,00,000 इज इक्वल टू NR माइनस 25/100 इंटू 3,00,000 इज वॉट? इट इज 75,000। तो NR का वैल्यू हो जाएगा ₹3,75,000। ये तो आया है बच्चों नेट रेवेन्यू, और नेट रेवेन्यू को ही अपन क्या बोल पाएंगे यहाँ पे? टोटल रेवेन्यू। तो NCR, सो NCR इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू के जगह पर आ जाएगा 3,75,000 माइनस कैश रेवेन्यू। कैश रेवेन्यू के लिए क्या लिखा है? कैश सेल्स इज 20% ऑफ टोटल सेल्स। टोटल सेल्स का 20% कैश सेल्स है बच्चों, तो कैश सेल की जगह पर क्या आ जाएगा? 20% ऑफ टोटल सेल्स। एंड व्हाट इज माय टोटल सेल्स? टोटल सेल्स टोटल रेवेन्यू। टोटल सेल का मतलब क्या है? टोटल रेवेन्यू, एंड टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू नेट रेवेन्यू बिकॉज रिटर्न्स आर नॉट गिवन। सो ये क्या हो जाएगा? इट इज 20% ऑफ 3,75,000। ठीक है ना? 3,75,000 का 20%, दैट इज हाउ मच? 75,000। तो यहाँ पे एनसीआर का वैल्यू आएगा 3,75,000 माइनस 75, दैट इज ₹3,00,000। ये तो आ गया बच्चों अपना एनसीआर। एनसीआर निकल कर आ गया 3,00,000। अब एनसीआर के बाद आगे क्या निकालना है? एटीआर। एटीआर इज इक्वल टू व्हाट? इट इज ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। अब इस बार मैं यहाँ पे इसको ओटीआर नहीं लिखने वाला बिकॉज ऑलरेडी गिवन है, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। और इनफैक्ट आपको सीटीआर भी निकाल के दे रखा है ऑलरेडी। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू है 50,000, क्लोजिंग की वैल्यू है 1,50,000। 50,000 प्लस 1,00,000 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ओपनिंग का 50,000, क्लोजिंग का 1,00,000, तो टोटल हो गया 1,50,000। 1,50,000 अपॉन 2, ATR will be ₹75,000। फाइनली आप आंसर निकाल सकते हो। ATR की वैल्यू आ गई, NCR की वैल्यू आ गई, आपको निकालना है TR। सो पुटिंग द वैल्यूज वी गेट TR is equal to
3 lakh upon 75,000 is equal to 4। तो बच्चों आंसर में हम लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो is equal to 4 times. Trade receivables turnover ratio is equal to 4 times. Done. सिंपल था। सबसे पहली बात तो बच्चों जो भी क्वेश्चन पूछा उसका पहले फॉर्मूला लिखें। जब फॉर्मूला लिखेंगे तो आगे क्या करना है ये चीजें आपको ऑटोमेटिकली क्लिक होंगी और डेफिनेटली होंगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एएमसी लिमिटेड, बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है। As at 31st of March 2020, an additional information calculate TRTR and the debt collection period, यानी कि बच्चों यहाँ पे आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने को कहा है और निकालना है मंथ्स में। ठीक है, तो वैसे टेक्निकली TRTR का मतलब क्या था कि हम कितना एफिशिएंटली अपने डेटर्स को कैश में कन्वर्ट कर पाते हैं, और एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या था कि किसी भी दो कलेक्शन के बीच में कितना टाइम फ्रेम लगता है, कितना समय लगता है। तो देखिए आपको गिवन है इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड्स, वहाँ पे शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल शॉर्ट टर्म प्रोविजन गिवन है, नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट्स हैं, करंट एसेट में इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है। ठीक है, आगे गिवन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज द नेट सेल्स बीइंग क्रेडिट सेल्स 15 लाख एंड कैश सेल इज 2 लाख 50। ट्रेड रिसीवेबल्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आर रुपीज 4 लाख 50। तो टीआर आपको ओपनिंग गिवन है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे क्लोजिंग टीआर तो है नहीं, तो बच्चों दिमाग लगाइए, क्लोजिंग टीआर गिवन है। ये जो बैलेंस शीट है वो किस डेट की है? बैलेंस शीट इज ऑन 31 मार्च 2020, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट गिवन है। और क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर क्या गिवन है? देखो ट्रेड रिसीवेबल्स कितने गिवन है? 3 लाख 50। तो ये आपके लिए क्या बनेगा? ये आपके लिए बनेगा सीटीआर। तो सीटीआर की वैल्यू है 3 लाख 50। ये रही आपकी ओटीआर, ओटीआर की वैल्यू है 4 लाख 50। और यहाँ पे तो क्रेडिट सेल्स भी गिवन है, देखो कितना गिवन है क्रेडिट सेल्स? 15 लाख। अब बताओ इससे आसान क्या क्वेश्चन होगा? आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आंसर निकालना है। तो पहले आप लिखेंगे फॉर्मूला फॉर क्वेश्चन नंबर 30। 30 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। यहाँ पे आपको एनसीआर पहले से गिवन है, एनसीआर की वैल्यू कितनी है देख लो जरा। एनसीआर की वैल्यू है 15 लाख अपॉन एटीआर। एटीआर का मतलब ओपनिंग टीआर प्लस क्लोजिंग टीआर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ओपनिंग टीआर की वैल्यू गिवन है 4 लाख 50 और क्लोजिंग टीआर की वैल्यू हमने कहां से निकाली बच्चों? बैलेंस शीट से निकाली। कितनी है? 3 लाख 50। सो 4 लाख 50 प्लस 3 लाख 50 डिवाइडेड बाय 2 एंड यू विल सिंपली गेट योर आंसर। सॉल्व कर लें फटाफट से, अपने आप सॉल्व कर लें क्वेश्चन नंबर 30 को। बस फॉर्मूला स्टेट करो और आंसर निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 30, solve it directly. You will mention trade receivables turnover ratio का formula, which is your TRTR. It is equal to net credit revenue from operations, जिसको हमें यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना बिकॉज ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे इसको एनसीआर स्टेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी गिवन है ये, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। दैट इज एटीआर। तो एटीआर आपको निकालना पड़ेगा, आगे वैल्यूज को पुट इन कर दो।
TR इज इक्वल टू नेट क्रेडिट रेवेन्यू कितना गिवन है 15 लाख अपॉन ATR। अब ATR का फॉर्मूला मेंशन कर दो। ATR is equal to opening trade receivables plus closing trade receivables divided by 2। ATR का आंसर निकालो और ATR का आंसर निकालकर वैल्यूज पुट करके TR का आंसर निकाल दो फटाफट से, अपने आप से करना है आगे। अब ये तो मैंने आपको केवल एक प्रेजेंटेशन का तरीका बता दिया कि कैसे प्रेजेंट करेंगे, बाकी क्वेश्चन बहुत सरल था। ATR का फॉर्मूला मेंशन कर दीजिए, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स divided by 2। So opening trade receivables are 4,50,000, closing are 3,50,000. So 4,50,000 and 3,50,000 will give you an amount of rupees 8 lakh। 8 lakh upon 4, ATR का वैल्यू आ जाएगा रुपीज 4 लाख। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है, बट आपको पूरा फॉर्मूला मेंशन करके फिर लिखना होगा। फिर उसके बाद आपको लिखना है पुटिंग द वैल्यू वी गेट। TR is equal to 15 lakh divided by 4 lakh। थ्री 3.75 आएगा आंसर, जिसको आपको फाइनली स्टेट भी करना पड़ेगा। Trade receivables turnover ratio is equal to 3.75 times। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 31। From the following particulars taken from the books of XYZ Limited, calculate trade payables turnover ratio and average payables period। ठीक है, इस बार आपको एवरेज पेएबल पीरियड भी निकालना है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन के अंदर ही बच्चों हम भूल गए, हमें डेट कलेक्शन पीरियड भी निकालना था। तो ये तो हमारा पहला आंसर आया है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का। आगे आपको निकालना है डेट कलेक्शन पीरियड। ऐड करें इसको एक और पॉइंट आगे, पिछले ही क्वेश्चन में डेट कलेक्शन पीरियड यानी कि और एवरेज कलेक्शन पीरियड मंथ्स में निकालना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था डेज और मंथ इन एन ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पे आपको सिंपली मेंशन करना पड़ेगा मंथ्स इन एन ईयर। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, मंथ्स इन एन ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। So it is simply 12 upon 3.75। आंसर आ जाएगा 3.2। तो एक और आंसर यहाँ मेंशन कर देंगे अपन, डेट कलेक्शन पीरियड या एवरेज कलेक्शन पीरियड भी हम इसे कह सकते हैं, जैसा आपको लिखवाया था मैंने। इट इज 3.2 मंथ्स।
ठीक है, 3.2 मंथ्स। आगे चलते हैं, 31st अब करते हैं। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है, उसके अलावा एवरेज पेबल्स पीरियड यानी कि एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना है। टोटल परचेज गिवन है, कैश परचेज गिवन है, क्रेडिटर्स एंड पे गिवन है, क्रेडिटर्स बिगिनिंग पे गिवन है, और साथ में परचेज रिटर्न भी है। ठीक है, तो बच्चों क्या किया जाएगा, देखो अब दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 31। मेंशन करेंगे पहले ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, इसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया TPTR is equal to, now these are based on what, net credit purchases, यानी कि NCP ये गिवन नहीं है, मुझे निकालना पड़ेगा। एंड it is a base of what, average trade payables, average trade payables, that is your ATP, ATP, NCP upon ATP। एनसीपी नेट क्रेडिट परचेज का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल परचेज में से हमें माइनस करना पड़ेगा कैश परचेज। और बच्चों क्योंकि आपको नेट में निकालना है और यहाँ पे रिटर्न्स भी गिवन है, तो साथ में क्या माइनस कर देंगे, परचेज रिटर्न। ठीक है, टोटल परचेज माइनस माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो देखिए जरा, टोटल परचेज की वैल्यू है 8,50,000, कैश परचेज की वैल्यू है 1,00,000 और रिटर्न्स की वैल्यू है 50,000। सो 1,00,000 इज योर कैश परचेज एंड रिटर्न्स आर 50,000। तो यहाँ पे जो एनसीपी का वैल्यू आएगा दैट इज ₹7,00,000। ठीक है ना, एनसीपी का वैल्यू जो आएगा दैट इज ₹7,00,000। नाउ दिस इज योर एनसीपी। How to find out ATP, average trade payables? This will be your opening trade payables. Trade payables are a combination of bills payable and creditors. Opening trade payables plus closing trade payables divided by 2. तो ओपनिंग ट्रेड पेबल्स कितने गिवन है, देखो आप, क्रेडिट्स इन द बिगिनिंग आर 1,20,000 and closing are 1,60,000. So 1,20,000 plus 1,60,000 upon 2, यानी कि बच्चों 2,80,000 अपॉन 2, दिस इज व्हाट, 1,40,000। ठीक है ना, 2,80,000 अपॉन 2 इट इज 1,40,000 ATP। और ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, पुटिंग द वैल्यूज वी गेट, तो आपका आंसर आ रहा है 5।
देखने बच्चों, समझ में आया या नहीं आया? क्वेश्चन बहुत ही आसान था। फॉर्मूला कैसे बनाना है, बस अगर आपको ये वाली बात समझ में आ जाती है, उसके बाद इस चैप्टर में कोई बर्डन है ही नहीं। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे नाउ, क्वेश्चन नंबर 32। ओपनिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स आर 80,000, ओपनिंग बिल्स पेबल आर 3,000। तो बच्चों, जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, what I will get is opening trade payables, which will be 83,000, closing sundry creditors are 1 lakh, and closing bills payable are 17,000. So 1 lakh plus 17 is 1 lakh 17,000, ये आएगा मेरा closing trade payables। परचेज की वैल्यू है 14 लाख, कैश परचेज है 5 लाख, और रिटर्न्स है 1 लाख। कैलकुलेट ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। बच्चों, मुझे निकालना है फॉर्मूला अगेन, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो नेट क्रेडिट परचेज का मतलब क्या हो जाएगा? टोटल परचेज 14 लाख माइनस कैश परचेज 5 लाख माइनस परचेज रिटर्न 1 लाख। ये निकल कर आएगा मेरे पास में नेट क्रेडिट परचेज। ठीक है, डिवाइड करना है मुझे एवरेज ट्रेड पेबल से। कैसे निकालेंगे? ओपनिंग ट्रेड पेबल 80 प्लस 3 83, क्लोजिंग ट्रेड पेबल 1 लाख प्लस 17 1 लाख 17। ठीक है, तो ओपनिंग आर 83 एंड क्लोजिंग आर 1 लाख 17, सो 83 प्लस 1 लाख 17 अपॉन 2, ये आएगा आपका एवरेज ट्रेड पेबल। बस फिर आपको वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ट्राई करिए अपने आप। क्वेश्चन नंबर 32, अपने आप सॉल्व करेंगे विथ प्रॉपर प्रेजेंटेशन। Trade payables turnover ratio TPTR is equal to net credit purchases, that is your NCP, divided by average trade payables, ATP। अब पहले आपको अप्लाई करना है एनसीपी का फॉर्मूला, एंड योर एनसीपी इज इक्वल टू टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। यहाँ पे भी रिटर्न्स गिवन है, इसलिए माइनस कर रहे हैं इसको। तो एनसीपी निकाल लीजिए फॉर्मूला लिख के। उसके बाद फिर एटीपी निकालिए फॉर्मूले को लिखकर, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स अपॉन 2, जहाँ पे ओपनिंग का मतलब हो जाएगा 80 प्लस 3 एंड क्लोजिंग का मतलब हो जाएगा 1 लाख प्लस 17। सो 80 प्लस 3 प्लस 1 लाख प्लस 17 अपॉन 2 विल बी योर एटीपी। एनसीपी और एटीपी का आंसर आने के बाद में आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज वी गेट। ठीक है, ये आपका प्रेजेंटेशन का मेथड रहेगा। तो वैल्यूज को पुट करके टीपी टीआर का आप आंसर निकाल लेंगे।
एनसीपी कितना आया? 8 लाख। मैंने यहाँ फॉर्मूला मेंशन नहीं करा है, आपको पूरा फॉर्मूला मेंशन करके ही लिखना है। एनसीपी इज 8 लाख। एटीपी निकाल लें, ओपनिंग ट्रेड पेएबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल्स डिवाइडेड बाय 2, जहाँ पे ओपनिंग में आएगा 80 प्लस 3 83, और क्लोजिंग में आएगा 1 लाख प्लस 17, दैट इज 1,17,000। So 83 plus 1,17,000 is 2 lakh. 2 lakh upon 2 is rupees 1 lakh. ठीक है, ATP आ जाएगा रुपीज 1 लाख। तो TPTR will be 8 lakh upon 1 lakh. फाइनली आप आंसर मेंशन कर देंगे। Trade payables turnover ratio is equal to 8 times. सिंपल था ये भी। अच्छा, 31st के अंदर हमने अगेन ये स्किप कर दिया है एवरेज पेबल्स पीरियड। कोई बात नहीं, आप निकाल लेना, डेज में निकालना है। फॉर्मूला इसका होता है डेज इन एन ईयर अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो डेज इन एन ईयर आर बाय डिफॉल्ट 365। तो यहाँ पे इस 31st क्वेश्चन में जो आपका एवरेज पेबल पीरियड है दैट विल बी 365 अपॉन 5। ठीक है ना। फॉर्मूला होता है डेज इन एन ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, 365 अपॉन 5, 73 डेज निकल कर आएगा आपका आंसर। एवरेज पेबल पीरियड का आंसर आएगा 73 डेज इन क्वेश्चन नंबर 31। हमने स्किप कर दिया वो वाला पार्ट। तो आप ध्यान रखें, मैंने आपको फॉर्मूला वैसे भी लिखवा रखा है थियोरी कॉपी के अंदर। इट इज days in an year or month in an year divided by the trade payable turnover ratio, 365 upon 5, answer is 73 days. तो बच्चों, आज की हमारे जो क्लास नंबर 3 था, इसका हमने डे 2 में सारा का सारा पोर्शन जो है कवर कर लिया है। अब जो आगे का पोर्शन है वो आपके होमवर्क के लिए है, जो आपको अपना आप ट्राई करना है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 33 टिल इट इज क्वेश्चन नंबर 39। 33 से 39 ये आपको एज अ होमवर्क ट्राई करना होगा। ठीक है, 33 से 39 ये आपको एज अ होमवर्क ट्राई करना है। ओके, एंड द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी सिंपल। कोई अगर आपको समझ में नहीं आए तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। राइट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, एंड mind it that the homework should be completed, plus you should again revise the formulas which are written from 1 to 6. इन द नेक्स्ट क्लास हम कुछ और फॉर्मूले भी डिस्कस करेंगे, उसके अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।